दिल्ली में दरअसल कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें, 99 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से और कुल नए मामले 6,500 के करीब पहुंच चुके हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार कोरोना से नहीं निपट पा रही? नोएडा में दिल्ली से आने वालों के लिए रैंडम टेस्ट का एक्शन जारी कर दिया है। इस पर आपको हम ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाएंगे। खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। नोएडा में बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा। दफ्तर हो या कारोबार का काम, दिल्ली से नोएडा हर दिन हजारों लोगों का आना जाना होता है। कोई नोएडा से काम करके दिल्ली लौट रहा है तो किसी का दफ्तर दिल्ली में है और आशियाना नोएडा में। क्रॉस बॉर्डर संक्रमण की आशंका को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ताजा हालात पर ऑनलाइन बैठक बुलाई थी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। इसी बैठक में फैसला किया गया कि नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग कराने के इंतजाम किए जाएंगे। डीएनडी और चिल्ला इलाके में टीम तैनात की जाएगी जो आसपास के इलाकों में आने जाने वाले लोगों का रैंडम सैंपल लेगी। जिन इलाकों में एक से ज्यादा कोरोना संक्रमित होगा उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा। टारगेट सैंपलिंग का भी प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत डिलीवरी बॉय, दुकानदार और रिक्शा चालक जैसे लोग शामिल होंगे। नोएडा में मौजूद सभी संस्थानों को भी निर्देश दिए गए हैं कि लोगों पर नजर रखें, लक्षण वाले मरीजों की पहचान जल्दी सुनिश्चित करें और इलाज की व्यवस्था करें। हमें जो माइक्रो कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, जिसमें जहां संक्रमण ज्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है उसको रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने साफ किया कि बॉर्डर से गुजरने वाले हर शख्स का टेस्ट नहीं होना है और न ही इससे ट्रैफिक पर कोई असर पड़ेगा। विशेष अभियान चलाया जाएगा जो टारगेट ग्रुप्स, किसी दिन रिक्शा चलाने वाले, किसी दिन डिलीवरी बॉयज की, किसी दिन ब्यूटी पार्लर्स की, किसी दिन दुकानदारों की, जहां लोगों की आवागमन रहती है तो उन सारे लोगों की भी सैंपलिंग करने से एक आइडिया भी लगती है कि कहाँ कहाँ संक्रमण है और जो संक्रमण है उसको आइसोलेट करने के लिए भी ये मददगार होगी। आने वाले दिनों में जो विगत दिनों में देखने को मिली है और क्रॉस बॉर्डर के भी जो संक्रमण हो रही है उसको काबू करने के लिए जो रिट्यून करनी होगी स्ट्रैटेजी को, वो किया जाएगा। एहतियात के तौर पर उठाए गए ये कदम जरूरी इसलिए भी हैं क्योंकि त्योहार के दिनों में लोगों की आवाजाही और बढ़ी है। प्रशासन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय नोएडा में 1200 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि दिल्ली में 42,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले हैं। दिल्ली इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर से जंग लड़ रही है। ऐसे में नोएडा प्रशासन के लिए कोरोना की एंट्री पर रोकथाम करना बड़ी चुनौती है। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक। तो दिल्ली में जिस तरह से हालात बेकाबू हुए हैं, उसके बाद एनसीआर में खासतौर पर नोएडा के डीएम ने जो फैसला दिया उसे लेकर आपको हम ग्राउंड की हकीकत दिखाते हैं। हमारे साथ कुमार कुणाल इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर से। कुमार, फटाफट बताइए अभी क्या परिस्थिति दिखाई दे रही है ग्राउंड पर? क्या रैंडम सैंपलिंग अभी शुरू हुई है? मीनाक्षी, अभी अभी टीम पहुंची है। आपको दिखाएं कि कैसे तैयारी चल रही है। टीम अभी पूरी तैयार हो रही है। ये नोएडा बॉर्डर है, डीएनडी फ्लाईओवर जो कि मुख्य सड़क है जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ती है। इस समय जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो अभी पहुंचे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है डॉक्टर ओहरी, वो भी पहुंचे हैं। अभी हमने भी बात की थोड़ी देर पहले डॉक्टर ओहरी से। उनका ये कहना था कि हम रैंडम सैंपलिंग तुरंत शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी जो मौका है उस पर आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि किस तरीके से पूरी किट पहनी जा रही है मीनाक्षी। और यहाँ पर हमने पूछा भी जो सीएमओ है उनसे कि किस तरीके
से आप करेंगे। तो उनका कहना था कि लोगों को रोका जाएगा रैंडम सैंपलिंग के लिए, और अगर कोई व्यवस्था से जुड़ी समस्या आती है तो पुलिस की मदद भी ली जाएगी। और पुलिस की जो गाड़ी है, पुलिस की जो टीम है, वो यहाँ पर सुबह से ही तैनात है इस पूरी मेडिकल टीम को सहायता करने के लिए। तो एक पूरा सुनियोजित कार्यक्रम है इनका, और उसी के तहत यहाँ पर अब रैंडम सैंपलिंग शुरू करने की स्थिति बन रही है। अभी थोड़ी देर में शुरू होगी। जो गाड़ियों की आवाजाही है उनको रैंडमली रोका जाएगा। हमने ये भी पूछा कि क्या कुछ खास ग्रुप टारगेट किया जाएगा, तो उन्होंने इस बात से मना किया है कि ग्रुप टारगेट नहीं किया जाएगा, हम रैंडमली ही रोकेंगे। और ये तमाम जो नोएडा और दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर हैं, उन तमाम इलाकों में, चाहे चिल्ला है या बाकी इलाके, मयूर विहार की तरफ से आने वाला इलाका है, उन तमाम जगहों पर इस तरीके की टीम तैनात की गई है, जहां पर इसी तरीके से गाड़ियों को रोक करके, या टैक्सी हो या ऑटो हो, इस तरीके के जो वाहन है उनको रोक करके रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। कुमार, एक सवाल का जवाब और, क्योंकि बहुत सारी आशंकाएं लोगों के मन में हैं, जो लोग घरों से निकल रहे हैं, जिनको नोएडा जाना है या नोएडा से दिल्ली आना है, ये टेस्ट जो हो रहा है, रैंडम सैंपलिंग जो हो रही है, इसका रिजल्ट इमीडिएट मिलेगा? और अगर इमीडिएट मिलेगा, कोई पॉजिटिव आता है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? देखिए, जो प्रक्रिया है वो तो वही निभाई जाएगी। रैंडम सैंपलिंग का मतलब है कि यहाँ पे एंटीजन टेस्ट ही होगा। और जो हमारी बात हुई है सीएमओ से, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी जो प्रक्रिया है वो वॉलंटरी होगी। अगर लोग उसको अपने आप करवाना चाहते हैं, उन पर कोई ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आपको करवाना ही है। अगर स्वेच्छा से करवाना चाहते हैं तभी इस तरीके की सैंपलिंग उनकी ली जाएगी, उनकी सैंपलिंग की जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो बाकी गाइडलाइन है कि अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसमें होम क्वारंटाइन की अगर स्थिति बनती है तो होम क्वारंटाइन किया जाएगा, या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, यानी अगर उनको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है, इस तरीके के लक्षण है, तो उनको उस तरीके का आगे किया जाएगा। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़े हैं मीनाक्षी, उसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि उसका असर साथ लगने वाले जो शहर हैं उन पर भी हो सकता है। और उसी को रोकने के लिए और उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, क्या वो संक्रमित होकर के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उस पर ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है, ताकि नोएडा और आसपास के जो पूरे इलाके हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। तो ये पूरा जो टारगेट है उसका यही है कि जो दिल्ली में संक्रमण बढ़ा है, एक ऊंचाई को, पीक को उसने छुआ है, उसको कम से कम नोएडा या उत्तर प्रदेश या बाकी इलाकों में फैलने से रोका जा सके। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से अन्ना सिंह भी इस वक्त मौजूद है। कुमार, आपके पास हम लौटेंगे। अन्ना सिंह जी, जो ये फैसला लिया गया है दिल्ली में, यकीनन केसेस जिस तरह से बढ़े हैं उसके बाद एहतियातन, लेकिन सवाल ये है कि देर से आए दुरुस्त आए ये कहा जाए, या फिर चिड़िया चुग गई खेत? नहीं, ये दोनों ही जो कहावतें हैं यहाँ पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती हैं। उसका कारण ये है, देखिए, जो कोरोना वायरस है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि लगातार आपके चैनल पे इस पर चर्चा होती रहती है। डॉक्टर्स भी ये बता रहे हैं, म्यूटेट करता है। ठीक है, जो सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, जो भी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं दिल्ली स्टेट के, वो सारी के सारी पूरी मुस्तैदी के साथ इसका मुकाबला कर रही हैं। और हर रोज एक चुनौती की तरह जब ये सामने आता है तो उसके लिए तैयार रहती है और अपने अपने हथियार लेके सामने खड़ा होते हैं। अगर मैं नोएडा का विषय यहाँ पर उठाती हूँ तो नोएडा के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिलाधिकारी हैं, उन्होंने ये कदम उठाया, या मैं कहूँ कि अपना एक तरकश में से एक तीर निकाला है कि कोरोना वायरस को चेक करने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली में ये हाहाकार मचा रहा है, दोबारा 3rd पीक आ चुका है इसका, कोरोना वायरस का। और दिल्ली और नोएडा के बीच में हम जानते हैं तकरीबन हजारों लोग सुबह से लेकर रात तक उनका आवागमन होता है, चाहे वो किसी भी विषय के लिए आ रहे हो जा रहे हो। तो एट रैंडम चेक करने में थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। और जो हमारी मेडिकल टीम है उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए नोएडा को हम कैसे बचाकर रखें, क्योंकि नोएडा से फिर आगे भी जाता है, गाजियाबाद जा रहे हैं, मेरठ जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं ना। तो यूपी अभी काफी कुछ कंट्रोल किए हुए हैं कोरोना को, परंतु ये अगर एडजॉइनिंग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें हम एक आइडिया नहीं ले पाएंगे कि भाई क्यों, ये कारण क्या हो सकता है, और उसको हम चेक नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है जिलाधिकारी महोदय ने सोचा होगा कि एट रैंडम अगर हम चेकिंग कराएंगे तो ये पता चल जाएगा कि भैया उधर से आने वाले कितने लोगों को कोरोना है, तो और बेहतर तरीके से तैयारी हो। ठीक है, आतिशी भी आ गई है आम आदमी पार्टी से हमारे साथ। आतिशी, कहीं ना कहीं पैंडेमिक को कंट्रोल करने में, दिल्ली में कंटेन करने में कुछ चूक हुई है, और देखिए उसका असर आज दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। यूपी प्रशासन ने फैसला लिया है रैंडम सैंपलिंग का दिल्ली से आने वालों का।
देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो कोरोना वायरस है वो कब फैलता है, कैसे फैलता है, उसकी अगली वेव कब आएगी, ये कहीं पे भी निश्चित और निर्धारित नहीं किया जा सकता। आपने पिछली बार भी देखा था जब जून में पहली वेव आई थी दिल्ली में, तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में ही केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके 1 महीने के अंदर दिल्ली में केसेस कंट्रोल हो गए और बाकी सारे राज्यों में एकदम से सर्ज आया। तो अभी कब और कहाँ फैलेगा, किस कंडीशंस में, पोल्यूशन में, सर्दियों में उसका क्या असर पड़ता है इस पैंडेमिक की स्प्रेड पे, कुछ निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी ये जिम्मेदारी है सरकार के नाते कि लोगों में अवेयरनेस फैलाएं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करें, जिससे सरकार लगी हुई है। जहां तक कि नोएडा का सवाल है, हमें कोई आपत्ति नहीं है जहां पे भी उनके प्रशासन को लगता है कि अगर वो चेकिंग करना चाहते हैं तो उनका चेकिंग करने में स्वागत है। हम तो ये मानते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, चाहे नोएडा में रहने वाले लोकल लोगों की, चाहे दिल्ली से आने वाले लोगों की, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों की, जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उससे हमें ये पैंडेमिक को कंट्रोल करने में उतनी ज्यादा तेजी से हम कर पाएंगे। ठीक है। अब आतिशी, सांसद हैं गौतम गंभीर, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल सरकार पर। उनका ये कहना है कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, जब उनसे स्थिति संभली नहीं तो उन्हें गृह मंत्रालय की याद आई, अमित शाह जी की याद आई, डीआरडीओ का फिर इतना बड़ा अस्पताल सेटअप किया गया कोविड के लिए, और एक बार फिर वही इतिहास जो है दिल्ली में दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी कीमत चुका रही है दिल्ली की जनता। देखिए, गौतम गंभीर जी को जब जलेबी खाने से फुर्सत मिलती है तो वो कभी कभी ट्वीट भी कर देते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम इस तरह की हम इस तरह की फालतू आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहते हैं। देखिए, हमसे ज्यादा विरोध केंद्र सरकार का शायद किसी सरकार ने पिछले सालों में ना किया हो, लेकिन जहां तक पैंडेमिक की बात है, जहां तक महामारी की बात है, हम ये स्पष्ट है कि इससे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हम ये मानते हैं कि अगर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, चाहे एनजीओ हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, जब तक हम मिलकर, एक साथ मिलकर इस बीमारी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तब तक हम सफलता नहीं पा पाएंगे। पहली बार भी जब दिल्ली में वेव आई थी तो मैं ये मानती हूँ कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, चाहे बहुत सारे एनजीओ हो, सबने मिलकर जब काम किया तो उससे हम इफेक्टिवली पहली वेव से जूझ पाए थे। मेरा ये मानना है कि आज भी बहुत बड़ी दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारी की है। जहां पे हमें लग रहा था कि हमें और मदद की जरूरत है तो हम केंद्र सरकार के पास गए, क्योंकि देखिए, ये किसी एक शहर की, एक डिस्ट्रिक्ट की या एक राज्य की या सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं है, इससे पूरा विश्व जूझ रहा है। आप और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार तो छोड़िए, आजकल तो जो ऐसे देश हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं कभी, जिनकी आपस में बनी रहती है, वो भी इस वैश्विक महामारी में एक दूसरे से मदद कर रहे हैं। देखिए आतिशी, आप ये जरूर कह रही हैं कि इस समय जरूरत है कि एक साथ मिलकर लड़ा जाए, लेकिन उसके बावजूद आरोप प्रत्यारोप का दौर तो दिखाई ही दे रहा है। और उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना पैंडेमिक से निपटना कैसे है वहीं तक बात सीमित हो, बल्कि इसी कोरोना पैंडेमिक में छठ पर्व को लेकर भी राजनीति की एक तस्वीर जो है वो ग्राउंड पर दिखाई दे रही है। इस पर मैं आप दोनों से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले गौतम गंभीर और जो कि सांसद है पूर्वी दिल्ली से, और मुख्यमंत्री केजरीवाल, दोनों के स्टेटमेंट सुनिए। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है, और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, इससे सबसे ज्यादा हमें लाभ होगा। तभी अरविंद केजरीवाल जी को याद आती है गृह मंत्री जी की, जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। मई में भी याद आई थी जब हालत ऐसी हो गई थी कि लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, लोगों के पास कोई तरीका नहीं था कि कहां पर अपना इलाज कराएं। तब भी उनको गृह मंत्री जी की याद आई जब डीआरडीओ ने सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया। और अब जब फिर पानी सर के ऊपर से गया तो फिर गृह मंत्री जी की याद आ गई कि अब हमारी मदद करिए। और सीधा गृह मंत्री जी ने क्या 70 डॉक्टर और कितनी नर्सेज को अपॉइंट किया दिल्ली में। तो इसी तरीके से वो राजनीति करते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्या एक बार फिर से बंद होंगे दिल्ली के बाजार? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को चिंता में डाल दिया है। अब दिल्ली सरकार विचार कर रही है कि दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन किया जाए या नहीं। कोई भी राज्य सरकार अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है, एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है।
दिल्ली में लौट आया है कोरोना, अब लौटेगा लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, दोबारा लॉकडाउन पर विचार। कोरोना की रफ्तार नहीं थमेगी तो दिल्ली की सेहत कैसे सुधरेगी? दिल्ली में कोरोना की भयानक मार, चिंता में सरकार। दिल्ली में कोरोना न हुआ कि रक्त बीज हो गया। जितनी खत्म करने की कोशिश हो रही है उतना ही बढ़ता जा रहा है। पूरी राजधानी को कोरोना ने ऐसा चपेट में लिया है कि एक बार फिर से राजधानी में लॉकडाउन करने की नौबत आ रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इन बिगड़े हुए हालातों में कहीं ऐसा न हो कि दिल्ली में लॉकडाउन भी लौट आए। एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। दिल्ली का टेंशन ऐसे नहीं बढ़ा, आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। 10 नवंबर से 17 नवंबर तक के कोरोना के आंकड़ों को देखें तो साफ हो जाएगा कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। बीते 2 दिन यानी 16 और 17 नवंबर को बेशक ग्राफ में गिरावट आई हो, लेकिन इसे राहत का संकेत मानकर बैठा नहीं जा सकता। 11 नवंबर को 24 घंटे में संक्रमण का जो आंकड़ा जारी हुआ वो दिल्ली के लिए रिकॉर्ड बन गया। उस दिन रिकॉर्ड 8,593 लोग संक्रमित हुए। 12 नवंबर को दिल्ली में सबसे ज्यादा 104 संक्रमितों की मौत हो गई। इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में कोरोना से मौत नहीं देखी गई थी। रिकॉर्ड टूटा तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों हरकत में आई। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुला ली। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपस में विचार किया और कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज कर दी गई। तय हुआ कि दिल्ली में 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ दिल्ली लाए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जाएंगी। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मिली मदद की तारीफ की है। सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज्यादा हमें लाभ होगा। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से सिफारिश की है कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली के कई भीड़-भाड़ वाले बाजार बंद कर देने चाहिए। अगर जरूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली में शादी समारोह में अब सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। हालात सुधरने के बाद ये संख्या 200 कर दी गई थी। 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। केजरीवाल ने संदेश दे दिया है कि कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों का न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कुमार कुणाल और आशुतोष के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली कोरोना कैपिटल बन गई है। दिल्ली ने देश में ही कोरोना का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि दिल्ली कोरोना केसेस के मामले में दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया है। अमेरिका का न्यूयॉर्क हो, ब्राजील का साओ पौलो, दिल्ली ने इन्हें पीछे छोड़ दिया है।
दिल्ली सरकार कह रही है कि राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और वो अपने चरम पर है। लेकिन दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर इतनी घातक होगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग ने दुनिया के सभी देशों का डेटा इकट्ठा किया जो कोविड-19 केसों को रिपोर्ट कर रहे हैं। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने इन देशों के उपलब्ध डेटा का विश्लेषण किया तो सामने आया कि इस महीने की शुरुआत से कई दिन तक दिल्ली के रोजाना कोविड आंकड़ों की स्थिति काफी चिंता वाली है। ये आंकड़े दुनिया भर में किसी भी शहर की ओर से देखे गए सबसे बुरे 10 दिनों के आंकड़ों में शामिल हैं। रोजाना नए केसों के ऊंचे आंकड़ों वाले दिनों की बात की जाए तो ब्राजील का साओ पाउलो शहर ही दिल्ली के करीब टिकता है। अगस्त के महीने में तेज बढ़ोतरी के दौरान साओ पाउलो ने ये दिन देखे थे। न्यूयॉर्क ने अप्रैल के महीने में तेज बढ़ोतरी के दौरान ऐसे कई दिन देखे जब 5000 से अधिक केस रिपोर्ट हुए। लेकिन 11 नवंबर को दिल्ली ने जो 8593 नए केस देखे उतने दुनिया के किसी भी और शहर ने एक दिन में नहीं देखे। नवंबर महीने में 10 दिन दिल्ली के लिए काफी खराब रहे। कोरोना का वायरस दिल्ली के लिए बेकाबू हो गया। अगर आप एक हफ्ते का कोरोना का औसत देखें तो दुनिया में तीसरे नंबर का शहर साओ पाउलो है, जहां एक हफ्ते के अंदर कोरोना मरीजों का रोजाना औसत जून के महीने में 3217 तक पहुंचा। दूसरे नंबर पर मार्च के महीने में न्यूयॉर्क रहा, जहां हफ्ते का कोरोना का औसत 5291 था। लेकिन पहले नंबर पर दिल्ली है, जहां नवंबर के महीने में कोरोना मरीजों की संख्या का 7 दिन का औसत 7342 रहा है। दिल्ली दुनिया की तुलना में मौत के आंकड़ों पर राहत की सांस ले सकती है, लेकिन इस पर कतई गुमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना जानलेवा है और इससे सावधानी बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले, ये ग्राफ परेशान करने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ एनसीआर में भी दहशत की स्थिति दिखाई देती है। यूपी प्रशासन ने अहम फैसला लिया है, जिसके मद्देनजर रैंडम सैंपलिंग दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हो रही है इस वक्त। और वही लाइव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जो लोग दिल्ली से नोएडा दाखिल हो रहे हैं उन्हें रोककर टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि सबके साथ ये नहीं हो रहा है। टारगेटेड ग्रुप्स हैं जिनमें से लोगों को चुना जा रहा है, सैंपल्स लिए जा रहे हैं और इसके लिए ये जो एक मेडिकल टीम है वो भी आपको दिखाई दे रही है। नोएडा के डीएम का ये कहना है कि 2 से 3 दिन इस प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा और उसके बाद आकलन करने के बाद इस पर पुख्ता तौर पर कोई फैसला लिया जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या नियमों को और कड़ा करने की जरूरत है। और अभी तो ये तस्वीर हम नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर देख रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में क्या ऐसा ही कुछ फरीदाबाद बॉर्डर पर या गाजियाबाद बॉर्डर पर वहां भी दिखाई दे सकता है। तो उससे पहले की ये तस्वीर बहुत अहम, क्योंकि दिल्ली में जिस तेजी से केसेस बढ़े हैं, अगर स्पेसिफिकली नवंबर की ही बात की जाए तो नवंबर के इस पूरे समय में दिल्ली ग्लोबल इंडेक्स में 8 बार शामिल हुई है। 8 बार। न्यूयॉर्क, साओ पाउलो जैसे शहर जहां पर कोरोना संकट ने विकराल रूप ले लिया था, दिल्ली ने इन शहरों को पीछे छोड़ दिया और इसीलिए बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि दिल्ली के हालात कब काबू में आएंगे। हालांकि इस बात की आशंका थी कि इस तरह की परिस्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि त्योहारों का सीजन था और इस वक्त सारी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासनिक अमला क्या फैसला लेता है। इस बीच आप सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या संकेत दिए। कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। गाइडलाइंस के अंदर और ज़्यादा परिवर्तन करने की बात हो या जो कुछ जहां जहां आवश्यक है वो सारे स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग करके सभी संबंधित भारत सरकार के भी और दिल्ली सरकार के भी अधिकारियों को और वहां की सरकार को जो है निर्देश दिए। सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, डीआरडीओ, आईसीएमआर, सब एम्स वगैरह सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने
कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए, लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। ये सच्चाई है कि दिल्ली के अंदर जो है, जब देश में केसेस का डिक्लाइन हो रहा था तो दिल्ली में केसेस जो है वो उनका सर्ज हो रहा था, और उस नाते ये प्रोएक्टिव इंटरवेंशन जो है ये आवश्यक था, वो भारत सरकार ने किया है। और हमारे को लोगों को ये बार बार कहना है, दिल्ली के लोगों को, कि बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। किसी भी कीमत पर मास्क को मत भूलिए। एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। कोविड के बेड्स की जो हालत थी, कितनी शॉर्टेज है, वो अपने फंड से या दिल्ली सरकार के फंड से तो उन्होंने एक भी कोविड सेंटर नहीं बनाया। हमने जो 60 बेड का कोविड सेंटर बनाया भी था, उसकी भी अभी 6 महीने से आज तक उन्होंने परमिशन नहीं दी है गरीब लोगों के लिए। सिर्फ एक टाई अप करवाना था उनको हॉस्पिटल से, और उन्होंने वो भी नहीं कराया। आज वहां पर जो 20-25 लाख हमने अपनी जेब से खर्च किया था, वो वैसे ही बर्बाद हो चुका है वहां पर। तो इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं और इस तरीके से दिल्ली का मसीहा बनना चाहते हैं वो। और अब सुनिए सीएमओ नोएडा क्या कह रहे हैं। ड्यूरिंग कलेक्शन हमारे एलटी पीपी किट पहने हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं, पीपी किट पहन के करेंगे और हम लोग फुल प्रिकॉशन लेके ही काम करेंगे। ऐसा भी प्रिकॉशन लेंगे कि कोई जाम ना लगे, कोई अप्रिय स्थिति ना हो। फोर्स का भी पूरा इंतजाम है और हम लोग रैंडम सैंपलिंग करेंगे। रैंडम सैंपलिंग कुछ लोगों में से कुछ लोगों का। Would it be voluntary or mandatory in nature? If you are stopping someone and someone is not willing to give their sample, what are the? कोई बात नहीं, जो नहीं कराना चाहता वो ना कराए, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। लेकिन उनको हम सर्विलेंस पे रखेंगे। जो नहीं कराना चाहता उनका मोबाइल नंबर और पता उनका नोट करेंगे और उनको सर्विलेंस पे लगाएंगे। How will you identify? Because n numbers of vehicles are going through the border area. How will you identify whom you have to choose, whom you don't have to? आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे? हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम लोग केवल रैंडमली चेक करेंगे। आइडेंटिफाई नहीं करके रैंडमली चेक करेंगे। And if someone will be found to be positive, what are the process taken after that? प्रोसेस ये है कि दिल्ली वालों को हम दिल्ली भेजेंगे, डीएसओ दिल्ली को कह के, और नोएडा अगर है नोएडा को कंटेन करेंगे। And what are the other process? How much target you are taking, and will it be an antigen test or RT-PCR? एंटीजन टेस्ट कराएंगे। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा नंबर होंगे चेक करने के, और हम लोग ऐसा कोई टारगेट नहीं लेके चल रहे कि 100 करने हैं कि 200 करने हैं, 500 भी कर सकते हैं। जितना मैक्सिमम नंबर होगा शाम तक करेंगे। कुमार गुलाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, बताइए क्या अभी वहां पर तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए मीनाक्षी, हम दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे टेस्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है, ये टेबल लगा करके ये पूरी टेस्टिंग शुरू हो गई है। गाड़ियों को रोका जा रहा है, खासतौर पे ऐसी गाड़ियां रोकी जा रही हैं जिसमें 3 से 4 लोग आ रहे हैं। उनका पूरा आपको दिखाएं, जैसे ये रजिस्टर हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से उनका पूरा पता नोट किया जा रहा है, फोन नंबर नोट किया जा रहा है, और ये रैपिड टेस्ट है, यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट है। हम आपको यहाँ पर जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी तरफ भी कोशिश करते हैं, उनसे भी बात करने का। वो पूरा हम करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहेगा, क्या कुछ और जो सावधानी है वो बरती जाएगी। यहाँ पर एसडीएम जो है नोएडा के, वो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। एसडीएम साहब, किस तरीके से आप लोग ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं? इसमें देखिए पर्पज यही है कि चूंकि कोविड के जो केसेस हैं फिर से बढ़ रहे हैं, तो प्रयास ये है कि जो हमारा दिल्ली और नोएडा के बीच में आवागमन है लोगों का, उसमें रैंडम चेकिंग करेंगे, और अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसे हम वापस दिल्ली भेजते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां आ रही हैं। हम कैमरा उधर भी दिखाएंगे, जिस तरीके से कि बहुत बड़ी तादाद में गाड़ी आ रही है। ऐसे में इतनी गाड़ियों में कैसे आप रैंडम करेंगे, कितनी गाड़ियों को रोकेंगे, कैसे आइडेंटिफाई? पर्पज ये है कि दोनों बातें हैं कि हमारा जाम भी नहीं लगना चाहिए, ट्रैफिक जाम भी ना लगे, और साथ ही साथ हम उसमें जैसे कि मान लीजिए 50 या
40-50 गाड़ियों में से हम एक एक गाड़ी को साइड में लेके उनकी टेस्टिंग करेंगे। प्रयास यह है कि ना तो ट्रैफिक जाम हो और हमारा जो कोविड कंट्रोल की जो मैकेनिज्म है वो भी सुचारू रूप से चलती है। क्यों जरूरत पड़ी? इसकी ज़रूरत जैसा कि अभी रिसेंटली फिर से कुछ केसेस बढ़े हैं और जैसा हमारी टीम लगी हुई है, अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी केसेस में जिस तरह का कंट्रोल तो हमने अच्छा किया हुआ है, बट और घटना चाहिए। सो प्रयास ये है कि कम से कम केस बढ़े नहीं। तो ये है पूरे जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ सैंपलिंग की जा रही है, दूसरी तरफ जो सड़क है उस पे पूरा पुलिस दस्ता लगा दिया गया है ताकि जाम जैसी हालात नहीं बने या फिर कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत ना आए। गाड़ियां आ रही हैं, आमतौर पर ऐसी गाड़ियों को रोका जा रहा है मीनाक्षी जिसमें ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो अभी कुछ गाड़ियों को रोका गया है, उनमें जो लोग बैठे थे उनकी ये सैंपलिंग की जा रही है। इसमें एक बात जो खास तौर पर ध्यान देने वाली है, अगर ये दिल्ली के रहने वाले हैं, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो दिल्ली में जो प्रशासन है उनको बताया जाएगा कि ये पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको वापस दिल्ली भेजा जाएगा, यहीं से तुरंत वापस मोड़ करके और वहां पर इन्फॉर्म किया जाएगा। और अगर नोएडा के हैं तो उनको होम क्वारंटाइन किया जाए या फिर हॉस्पिटल में अगर उनको जरूरत है उनको हॉस्पिटल तक भेजा जा सकता है। तो ये पूरी व्यवस्था यहीं पर डीएनडी पर इस वक्त टेबल लगा करके की जा रही है। कुमार, आपको क्या लग रहा है वहां पर जो पूरा जो परिस्थिति है, जो पूरी तैयारी है वो किस तरह की है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से नोएडा की तरफ दाखिल हो रहा है, वो अपनी गाड़ी से आ रहा है, अपने व्हीकल से है और ऐसे में उसका टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव निकलता है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा? लोगों के पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, वही बात मैं अभी बता रहा था, आपको दिखाएं क्या कि जो स्थिति है अभी सिर्फ जो टेस्टिंग जैसे चल रहा है, हम आपको टेस्टिंग टेबल की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 लोग हैं जो अभी फिलहाल सैंपल ले रहे हैं। 2 लोगों से आप इतनी बड़ी तादाद में इसको अगर थोड़ा सा और रिफ्रेश करें कुमार, तो अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो क्या जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ में यूपी एडमिनिस्ट्रेशन समन्वय में, कांटेक्ट में है? उसके लिए वहां दूसरी तरफ भी क्या व्यवस्था जो है वो पुख्ता दिखाई देती है? देखिए, हमने बात की है, जो अभी हमने एसडीएम से भी बात की थी और सीएमओ से भी बात की है। दोनों का कहना यही है कि अगर बॉर्डर पर अगर कोई दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली का एड्रेस है, अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है, अब सीएमओ साहब से हम पूछ लेते हैं, अगर कोई दिल्ली का रहने वाला है वो पॉजिटिव पाया जाता है डॉक्टर ओहरी, तो क्या उसके लिए व्यवस्था है? आप क्या प्रशासन से वहां संपर्क में है? सर, वो दिल्ली जाएगा और दिल्ली ही भेजा जाएगा, वहां पर जाके होम आइसोलेशन या जैसा भी उसकी कंडीशन रेफर करेगी वो काम। ठीक है सर। तो क्या वहां के प्रशासन से आपने संपर्क किया है या एक कोऑर्डिनेटेड है या आपने अपनी तरफ से? कोऑर्डिनेटेड है, हमारी तरफ से है, ये कोऑर्डिनेटेड भी है। कोई एसडीएम साहब हमारे यहाँ यही हैं और प्रशासन से भी संबंध रख रहे हैं वो। ठीक, तो ये जो पूरा है प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, ये तीनों जो महकमा है नोएडा प्रशासन का, वो तीनों मिलकर के है यहाँ पर। जो सीएमओ का कहना है वो ये है कि प्रशासन का जो पूरा मामला है वो एसडीएम के जरिए जो दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया जाएगा और जो यहाँ पर पॉजिटिव पाए जाते हैं, अगर वो दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के रेसिडेंट हैं, तो उनको दिल्ली सूचना उनकी दी जाएगी, उनका फोन नंबर नोट किया जाएगा, उनका एड्रेस नोट किया जाएगा और उनको यहाँ से सीधे वापस कर दिया जाएगा। उनको नोएडा में अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर आपको बता दी, ये रैंडम सैंपलिंग है, बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, हजारों की तादाद में गाड़ियां आ रही है, उसमें से महज चंद गाड़ियां, क्योंकि लोग अभी नहीं है, जो यहाँ पर स्टाफ है वो महज 2 स्टाफ है जो इस समय पूरी सैंपलिंग को अंजाम दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरी तैयारी होनी चाहिए उसके हिसाब से अभी सिर्फ 2 जो यहाँ पर डॉक्टर्स है वो इस समय सैंपल ले रहे हैं। बिल्कुल कुमार, आपके पास लौटेंगे और अब बात उन कयासों और सवालों की कि कोरोना की प्रचंड वैश्विक महामारी जो जारी है, इलाज कब मिलेगा, कब तक वैक्सीन आएगा? तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि बहुत जल्द कोरोना का वैक्सीन आपको मिल सकता है। दुनिया की कई कंपनीज ने कोरोना वैक्सीन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा कर लिया है। दुनिया में कोरोना के केस 5.5 करोड़ से भी ज्यादा। दुनिया में कोरोना से अब तक 13,34,297 लोगों की मौत। भारत में कोरोना के मामले 88,74,000 से ज्यादा। भारत में कोरोना से मौत के मामले 1,30,559।
इन आंकड़ों से आगे कोरोना का वायरस आज गली गली बेखौफ घूम रहा है। इसलिए सवाल है कि इसका इलाज कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगी वैक्सीन, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। इस मामले में अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना उम्मीद की एक रोशनी लेकर आया है। It's a really important milestone in the fight against the pandemic because it demonstrates that our vaccine, mRNA-1273, is able to prevent COVID-19 disease, including severe disease in people who've received it. It's really just a milestone, though. We have a lot of work ahead of us. Knowing the vaccine is going to be effective is great news, but we still need to complete the regulatory process, which involves completing the study and generating more data, even some follow-up and safety data. And then, of course, we need to get busy manufacturing. कोरोना के इस बुरे और डरावने समय में भी उम्मीद के कुछ चिराग भी झिलमिला रहे हैं। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी का कहना है कि उसकी वैक्सीन mRNA-1273 जल्द ही आ जाएगी। टेस्ट में इसकी वैक्सीन 94.5% तक प्रभावशाली साबित हुई है। मॉडर्ना को उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन के 2 करोड़ डोज ला देगी। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि अगले साल तक 100 करोड़ डोज वो तैयार कर लेगी, लेकिन लोगों तक इस दवा को पहुंचाने के लिए मॉडर्ना कंपनी को कई औपचारिकताओं से गुजरना होगा। कंपनी बहुत जल्द ही सरकार से इसके इस्तेमाल की इजाजत मांगेगी। We hope to have about 20 million doses of the vaccine by the end of this year, by the end of the calendar year. And we're looking forward to making about 500 million to 1 billion doses next year. But that is going to be a 24/7 operation. आज दुनिया की नजर जिस वैक्सीन पर टिकी है, उसका ट्रायल अमेरिका में कई चरणों से गुजर चुका है। ये ट्रायल अमेरिका में 30,000 लोगों पर हुआ। इनमें आधे लोगों को 4 हफ्ते के अंतर पर वैक्सीन की 2 डोज दी गई। बाकी लोगों को डमी इंजेक्शन दिए गए। जिन लोगों को वैक्सीन दी गई, उनमें से सिर्फ 5 को ही संक्रमण हुआ। बाकी जिन 90 लोगों को संक्रमण हुआ, उन्हें डमी इंजेक्शन दिए गए थे। लेकिन सवाल है कि हिंदुस्तान के लोगों तक ऐसी दवाएं और वैक्सीन कब तक पहुंच पाएंगी। आपने भी मेरे को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगले साल के शुरू तक वैक्सीन आ जाएगा। आज भी इस बात पे कायम है? निश्चित रूप से अगले साल के अंदर वैक्सीन आएगा और अगले साल के शुरुआती महीनों में ही आएगा। एक तरफ मॉडर्ना कंपनी है तो दूसरी तरफ अमेरिका में ही उसकी प्रतियोगी फाइजर कंपनी है। पिछले हफ्ते ही फाइजर इंक ने भी प्रभावशाली वैक्सीन लाने का दम भरा था। उसका दावा है कि उसकी वैक्सीन 90% तक सुरक्षा देती है। फाइजर इंक और उसके जर्मन पार्टनर बायोनटेक को उम्मीद है कि वो साल के अंत तक 5 करोड़ डोज ला देगा। वहीं रूस का स्पुतनिक वी वैक्सीन 92% तक सुरक्षा का भरोसा देती है। वैसे जानकारों का कहना है कि दुनिया में वैक्सीन के लिए ऐसे कई प्रयास चल रहे हैं। सीरम का फेज 3 प्रॉपर से जो फॉर्म होगा वो जनवरी में खत्म होगा। इंटरिम रिजल्ट एस्ट्राजेनेका ने क्लेम किया है पब्लिक डोमेन में कि वो अगले पहले हफ्ते में दिसंबर में शेयर करेंगे। तो जो इंटरिम रिजल्ट आएगा उसके बेस के ऊपर से डिस्कशन हो सकती है। कुछ ऐसे अगर वहाँ लेते हैं, ग्लोबली लेते हैं, then maybe we may also have to consider। दुनिया के कई देशों में कोविड के वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। अभी मुख्य 5 वैक्सीन हैं जिस पर दुनिया भर में ट्रायल चल रहा है। भारत में 2 ऐसे लीडिंग वैक्सीन हैं जिस पर अभी ट्रायल चल रहा है। ये तो वो बहुत सारे उपाय हैं कोविड को कुचलने के, जिनमें से वैक्सीन भी एक है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हाथ धोना, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन, उसके उपाय जरूर रखें, मास्क जरूर लगाएं। चाहे मॉडर्ना हो या फाइजर या कोई और कंपनी, सबके वैक्सीन के स्टोरेज के तरीके थोड़े थोड़े अलग हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन का भंडारण आसान है क्योंकि ये -20 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान पर स्थिर रह सकती है। इसे फ्रीज में महीने भर और डीप फ्रीजर में 5 दिन तक रखा जा सकता है। वहीं फाइजर की वैक्सीन को -75 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ेगा, जिसे फ्रीज में 5 दिनों तक रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम देश कोरोना की वैक्सीन लाने का दम भर रहे हैं, तो सवाल है कि क्या इसके पीछे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कुछ मरीजों को ट्रायल की इंजेक्शन के बाद थकान, सिरदर्द और शरीर दर्द की शिकायतें मिली। वैसे अभी तो आप अपना ख्याल रखिए, वैक्सीन के आने तक सतर्क रहिए। अशोक सिंघल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।